अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर फहद अली अगेन विथ ए वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो बनाई है। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे ट्रेंड कर रहे थे, जैसे शेर सब्ज़वारी साहब की शादी और डिफरेंट चीज़ें थी और आवाम हमारी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन हमें पढ़ाई पे मेन फोकस रखना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तो वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने हिसाब से। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर फहद अली अगेन विथ अ वीडियो। और इस टाइम जो वीडियो हमारे पास वो वीडियो है हमारे पास एक बहुत मुश्किल जो स्टूडेंट्स के समझ में आता है टॉपिक, और वो समझते हैं कि मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो बहुत आसान है। हम हर उस चीज़ को मुश्किल कह देते हैं जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती, रादर देन कि हम उसको समझें, उसके रीज़न्स को आइडेंटिफाई करें कि क्यों समझ में नहीं आती। ये मेरे पास एक 2018 मई जून का पेपर है, वेरिएंट 22 है, क्वेश्चन 5 पे इसके हम खड़े हैं। तो मैंने सोचा कि जब भी हम स्टूडेंट्स को ये एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवाते हैं तो स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं, परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई सवाल आए, नहीं तो हमें मुश्किल हो जाएगी। और जब ये एग्जामिनेशन में सामने आ जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, भले वो टेस्ट हो या कुछ भी हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम इसको ब्रेक करेंगे पार्ट्स में। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे, फिर हम जाएंगे इसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट फुल फ्लेज के ऊपर, ताकि पहले हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो, फिर देन वी विल गो टू द स्टेप 2। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 30 अप्रैल 2018। तो हम सबसे पहले तो ये अंडरलाइन कर लें कि ये 30 अप्रैल 2018 हमारा ईयर एंड है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर दें। पहली चीज़ की एंट्री, जितने भी बच्चे इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं वो पहली एंट्री तो बोलेंगे कि सर इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे करता चलूँ कि देखें, जब कभी भी आप अक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट पढ़ लेंगे, जब आप बैड डेट्स पढ़ लेंगे, जब आपके पास डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, ये टॉपिक्स अच्छे नहीं होते लेकिन उसके ऊपर पाइल अप होता जाता है। एक स्टूडेंट है जिसको एक टॉपिक अच्छा नहीं आता, वो इस उस ताक में है कि ठीक है यार वो पढ़ा दिया, पीछे निकल गया, आप उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस बनते चले जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक चीज़ अज्यूम नॉलेज है, उसी के बेस पे सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड पे थर्ड पे फोर्थ, और ये करते कराते अगर आपका एक टॉपिक भी वीक है तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग वीक है और वो आगे जाके बहुत आपको ट्रबल देगी। तो इट्स बेटर कि आप ये तीनों टॉपिक्स पक्के कर लें। मेरी रिकमेंडेशन है, जब अक्रूज एंड प्रीपेमेंट, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन हो जाए, जो कि नॉर्मली टीचर्स करवा देते हैं तीनों टॉपिक्स, फिर इस पे आते हैं। तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप अलग से पढ़ने वाले, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लें, ताकि फिर एट दी एंड हम लोग क्या करें, एट दी एंड हम लोग इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1 क्यों नहीं एंट्री बनती है इसकी, उसका रीज़न है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन के एंड पे, ये एज इट इज़ चली जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम पे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम पे कॉलम होता है, एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है जब हम लिखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, तो ऐड फ्रीड चार्जेस, कुछ भी चार्जेस होते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एज इट इज़ 22,500 चली जाएगी। मेन टॉपिक जो शुरू होता है हमारा वो होता है एंट्री नंबर 2 से। एंट्री नंबर 2 से आपकी एडजस्टमेंट शुरू होगी और वो चलेगी एंट्री 6 तक, 7 तक, 8 तक, वो डिपेंड करता है कितनी एंट्रीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये टॉपिक बड़ा स्कोरिंग टॉपिक होता है। देखें, इसके अंदर एंट्रीज करना बहुत महारत का काम है। अगर आप इसको बारीकी और इस काम को बड़े अच्छे से कर लेते हैं तो ये बहुत मार्क्स गेनिंग एरिया है, मैं समझता हूँ। इसमें मार्क्स बड़ी आसानी से आ जाते हैं और ये सारा पिछले टॉपिक्स से कनेक्टेड होता है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पिछले टॉपिक्स अच्छे हैं तो उसको कुछ नया इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ नहीं होगी, बस एडजस्टमेंट्स बनानी है साथ साथ। तो मैं आपको इसको पहले जनरल के उससे करना शुरू करवाऊँगा, फिर हम लोग इसको एट द एंड चले जाएंगे उनके ऊपर। एडजस्टमेंट्स जो इनकम स्टेटमेंट में होंगी, फाइनल इनकम स्टेटमेंट में हम बाद में जाएंगे। तो पहले करते हैं हम परचेज ऑफ गुड्स 4,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो ये परचेज थी 4,000 की जो हमने बुक्स से निकाल दी या हम रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटेड का मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए। द परचेज वॉज 1,000 बाय चेक एंड 3,000 बाय क्रेडिट। तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं, क्या एंट्री बनेगी। ये एंट्री मैंने यहाँ बनाई है इसकी। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये लिखा हुआ परचेजेस 4,000 डेबिट। तो ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस बढ़ता है डेबिट साइड के ऊपर। बैंक से पे किया था 1,000, तो बैंक तो क्रेडिट होगा भाई, जाहिर सी बात है।
1000 क्रेडिट कर दिया, बाकी हमने पे नहीं किया, हम बाद में पे करेंगे, तो अकाउंट्स पेबल के नाम से 3000 हमने क्रेडिट कर दिया। परचेजेस 4000 प्लस हो जाएगा टोटल परचेजेस में, जो कि 2 लाख समथिंग है। ऊपर अगर हम जाके देखें तो 2,42,000 है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे कितना अमाउंट, इसमें हम ऐड कर देंगे 4000 का अमाउंट, ठीक है। बैंक जब हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बैंक से 1000 माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी बैंक की फिगर होगी। और अकाउंट्स पेबल जब हम लिख रहे होंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो हम अकाउंट्स पेबल से क्या करेंगे, 3000 प्लस कर देंगे अकाउंट्स पेबल के अंदर। उसकी वजह है कि अब पेबल्स बढ़ गए, अब लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, अकाउंट्स पेबल के अंदर 3000 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंट्री 3 पे। एंट्री 3 कहती है द कैरेज इंक्लूडेड 2500 फॉर कलेक्टिंग परचेजेस, द रिमाइंडर वॉज फॉर कैरिंग गुड्स टू कस्टमर्स प्रीमिसेस। अच्छा, इसके अंदर 2 सिनेरियोज हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं 2500 क्या जो भी कैरेज है ना उसको डाल दो कैरेज इन्वर्स में, ख़त्म करो बात है, और फाइनल आंसर पे कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। तो फाइनल आंसर पे सही कहते हैं, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ होते हैं वो कहते हैं पूरा ही आप उठा के डाल दो कैरेज आउटवर्ड्स में, यार कौन सोचे कौन ना सोचे पता नहीं है, ये पढ़ा नहीं था, याद नहीं है क्या करना है इसका, डाल दो, कैरेज है तो कहीं भी डाल दो, ठीक है। अब आपने एक्सपेंसेस में डाल दिया, फाइनल आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सेम बात सेम लॉजिक, ठीक है, सच में नहीं आएगा बिल्कुल भी इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो इसके जो मार्क्स होते हैं ना, वो इसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के मेनली। तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स जो है ना हम लूज़ कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, एग्जामिनर ऐसे ही तो नहीं बैठा ना, उसने एक लाइन लिख दी, उसने ये लाइन लिखी ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका अलग से ट्रीटमेंट बताएं, ताकि पता चले आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है। तो 2500 जो हमने परचेजेस कलेक्ट करने के लिए किया है, तो हम वो परचेजेस वाले कॉलम में ले जाएंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसा कॉलम है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स लिखते हैं जो कि हमने सेल कर दिए, तो हम लिखेंगे कैरेज इनवर्स 2500, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो होगा हमारा कैरेज आउटवर्ड, जो कि कैरेज इनकर्ड ऑन सेलिंग दोज गुड्स, जो कि आपने ट्रांसपोर्टेशन कुछ कॉस्ट लगा दी अपने कस्टमर्स को बेचने में, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ आ जाए तो ये आपके सामने है 2500 कितने थे, 2500 थे आपके पास कैरेज इनवर्ट्स के नाम से, जो कि आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। हम लिखेंगे इसको ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ट्स, या कोई और चार्जेस है वो भी ऐड होंगे उसमें, फिर उसमें से लेस परचेज रिटर्न, फिर हम आएंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। कैरेज आउटवर्ड्स आपका ये मैंने सेक्शंस बराबर में मेंशन कर दिए, ऊपर वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, नीचे वाला एक्सपेंसेस में आएगा। सर इसकी वजह क्या होती है, वजह ये कि देखो बेटा, कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो होता है आपका इनकर सेल्स की वजह से, तो आप उसको सेल्स वाले एक्सपेंसेस में लिखोगे। आपने देखा होगा जब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं तो मार्केटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, सब बिजनेस के एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं। तो ये जब कस्टमर को बेचने जा रहे हैं, ये भी एक बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसको उस रेलेवेंट कॉलम में लिखेंगे। कैरेज इनवर्ट्स जब खरीदने का एक्सपेंस है तो खरीदने वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये इसकी लॉजिक है, ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ओ लेवल्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, इवेंट नंबर 4, ठीक है, एंट्री नंबर 4 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर बोरिस टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज़। भाई बोरिस ने क्या किया, कुछ सामान था उठा के अपने घर ले गया, वो सामान बिजनेस से, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो एंट्री नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये एंट्री, यहाँ तो मैंने 3 लिखी है, ठीक है, लेकिन ये है हमारे उधर एंट्री नंबर 4 एडजस्टमेंट्स में। तो 4500 विल बी डेबिटेड एंड परचेजेस विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, एक सवाल, सर आज तक तो कभी परचेजेस क्रेडिट हुई नहीं है, लेकिन यहाँ परचेजेस क्रेडिट का मतलब है हम कोई टी अकाउंट नहीं बना रहे, हम परचेजेस में से 4500 माइनस करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने 4000 ऐड किया था इसमें, अब हम इसमें से 4500 माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि परचेजेस निकाल ली गई, अब वो बिज़नेस में परचेजेस रही नहीं पीछे, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सर ड्राइंग्स में क्यों ऐड कर रहे हैं, ड्राइंग्स हमेशा कॉन्ट्रा कैपिटल होती हैं, ड्राइंग्स डेबिट पे बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे 4500, जब हम बैलेंस शीट में ड्राइंग्स लिख रहे होंगे तो हम उसमें 4500 प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। Advertising expenses include 9,000 paid for a marketing campaign running from the beginning of March to the end of August 2018। अच्छा भाई, ऊपर मैंने आपसे सबसे ईयर एंड नोट करवाया था, क्या था, अप्रैल 2018 था ईयर एंड हमारा, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है मैंने मार्च से लेकर अगस्त तक पे कर दिया 9000 के एक्सपेंसेस, जो कि ऊपर इंक्लूडेड है एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। अब अगर हम गिन लेते हैं उंगलियों पे, बिगिनिंग ऑफ मार्च उसने क्लियर कर दी बात, तो पहली तारीख होगी मार्च की, मार्च पूरा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का एंड बता रहा है, तो इसका मतलब 6 महीने का हमने पे कर दिया।
भाई साल कब एंड हो रहा है? अप्रैल 30 को साल एंड हो रहा होगा, तो क्या होगा, मार्च भी और अप्रैल भी, ये 2 महीने जो होंगे हमारे, ये 2 महीने ड्यू हैं। बाकी के महीनों का हमने क्या कर दिया, बाकी के महीनों का हमने एडवांस पे कर दिया। तो इसका मतलब 2 महीने हमारा ड्यू है, बाकी 4 मंथ्स हमारा एडवांस है। तो हम ऊपर जाके देखते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है कितनी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है हमारी 24,000, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो हमारी 24,000 है, लेकिन हमने कितना पे किया है, 9,000। 9,000 में से अगर हम देखें तो 2 महीने का हमारा ड्यू है, मार्च और अप्रैल का। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3,000। बचा 4/6। अगर 4/6 से आप 9,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा 6,000, और अगर आप 9,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तब भी बचेगा 6,000। तो आपकी टोटल मार्केटिंग की कॉस्ट क्या हो गई, 24,000 माइनस 9,000 जो कि टोटल इंक्लूडेड था, प्लस 3,000। माइनस 9,000 का मतलब है पूरे 9,000 पहले एक्सक्लूड कर दिए और फिर वो ऐड किया जो ड्यू था। अच्छा, इसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे लॉजिक देते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 24,000 में से हम लोग 6,000 माइनस कर लेते डायरेक्टली। वो भी सही है, आप घूम फिर के 18,000 के अमाउंट पे आते, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैथ से आप किस तरीके से भी घुमा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 मंथ्स बैंक लोन इंटरेस्ट इज़ ड्यू। ठीक है, ये आपको क्यों बता रहा है 3 मंथ्स बैंक लोन इंटरेस्ट इज़ ड्यू, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि भाई आप इंटरेस्ट अक्रूड बता दें। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ओइंग है, इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितना आपके पास, पहले तो ये देख लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस का कितना है आपके पास। सर कैसे पता चलेगा, परसेंटेज वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो ये बेटा 60,000 का अमाउंट गिवन है यहाँ पे, ये 8% गिवन है, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आपका कितना है, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, इस तरफ कर लेते हैं। एंट्री 6, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू लिख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट ड्यू है हमारे पास। पे की कितना किया, पे कितना नहीं किया, वो बाद में चलते हैं, अभी उस पर पहले सिंपल रखते हैं। 60,000 इंटू 8%। ठीक है, जो परसेंटेज गिवन होगी वो परसेंटेज से आप हमेशा मल्टीप्लाई कराओगे। वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराने का मकसद ये है कि वो उसके साथ इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। ठीक है, यह आ गया 4,800। 4,800 में से अगर हम निकालना चाह रहे हो इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट अक्रूड बोल दें, जो भी बोल दें आप, कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू 4,800। अब ये इंटरेस्ट जो है आपके पास ये है पूरे साल का, तो मैं इसको अगर ब्रैकेट्स में डाल के 3/12 करूँगा तो ये मुझे 3 महीने का बता देगा। तो दिस इंटरेस्ट पेबल, दिस इंटरेस्ट अक्रूड विल कम अंडर करंट लायबिलिटीज़। काफ़ी बच्चे ये डालना मिस कर देते हैं और एंड में क्या हो जाता है, एंड में आपके पास जो है आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही, तो ये पूरा एक्सपेंस में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलोज, प्रेमिसेस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। आपको प्रेमिसेस जो है वो दिखा सकता हूँ मैं, ये रहा प्रेमिसेस की कॉस्ट 1 लाख है, 2% निकाल देंगे इसी कॉस्ट के ऊपर, तो ये मैंने निकाल लिया 2%, तो ये आपके पास आ गया 2,000। तो इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपको बताया था जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है वो अमूमन आपके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा था, क्योंकि उनकी ऑब्सोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। 40,000 आपकी कॉस्ट है, 40,000 में से पहले आप 15,000 माइनस करेंगे, तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25,000। तो यहाँ मैंने लिख लिया 25,000 और उसको मैंने 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि उसका डेप्रिसिएशन का रेट था, तो इट बिकेम 5,000। तो 5,000 इज़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटर। फिक्सर्स का देख लेते हैं कितना अमाउंट है। फिक्सर्स एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो फिक्सर्स एंड फिटिंग का हमने कॉस्ट ले ली, कॉस्ट इज़ 4,500, और अगर हमने इसको 10% भी निकाला तो सॉरी फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की ये डेप्रिसिएशन देख ली थी मैंने, कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट इज़ 10,000। 10,000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो वो बनेगा 1,000। ठीक है, तो अगर हम बेड डेट्स की बात करते हैं तो बेड डेट्स हैं 2,400। अगर हम बेड डेट्स की बात करें तो क्योंकि हमारे पास जो
मेरे ख्याल से सेकंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लास्ट एंट्री जो है वो है बैड डेट्स की बात कर रही है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स अ डेट ऑफ 2400 विच वॉज कंसिडर्ड इरिकवरेबल। तो मैंने जब बैड डेट्स की वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा और जाके पहले वो देखें ताकि बैड डेट्स समझ में आ सके। तो इसको मैं ब्रीफली बता दूंगा कि बैड डेट्स जो है इरिकवरेबल हो या रिटन ऑफ हो या कुछ भी इस तरह के टर्म्स लिखे हों, तो हम कहेंगे कि ये बैड डेट्स हो चुके हैं। क्योंकि बैड डेट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। बैड डेट्स इटसेल्फ का मतलब है कि ये बैड डेट्स हो चुके हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का मतलब है ये बैड डेट्स डाउटफुल हैं, ये हो सकते हैं, हुए नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बैड डेट्स 2400 एक्सपेंसेस के सेक्शन में डाल दिया इनकम स्टेटमेंट के। ये बैड डेट्स एज इट इज़ होगा, इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा रेफ़र करें तो क्वेश्चन के ऊपर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना गिवन है, डाउटफुल डेट्स स्टार्टिंग का 900। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितना गिवन है, 37,400। 37,400 में से पहले तो मैं निकालूंगा 2400। ठीक है, तो 37,400 में से अगर मैंने 2400 निकाला तो आई गॉट 35,000। 35,000 के ऊपर जब मैंने अप्लाई किया 4% जो कि हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करने का रेट है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1400। तो दिस 1400 इज़ फॉर दिस ईयर एंडिंग वैल्यू। ठीक है, ईयर स्टार्ट वैल्यू क्या थी, 900। तो 500 इज़ द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि एक्सपेंसेस के अंदर हम शो करेंगे। ये 500 रुपीज़ एक्सपेंसेस के अंदर शो होंगे, $500। तो हम लोग इसको एक्सपेंसेस के अंदर शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप लोग को समझ में नहीं आए तो बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी हेल्प के लिए ज़रूरी अवेलेबल हूँ। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि शेयर कर दिया करें वीडियोस अपने फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो पढ़ना चाहता हो लेकिन वो फ़ीस अफोर्ड ना कर पा रहा हो, रिसोर्सेज अफोर्ड ना कर पा रहा हो। ये चैनल बनाने का मेन एम जो मेरा है वो यही है। तो इसको वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको पता है। दूसरा ये कि मैं आपको जो है एक लिंक दे रहा हूँ, 2 चैनल्स की लिंक डालूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में। एक चैनल है मोटिवेशन रिलेटेड, बहुत अच्छा चैनल है, इनिशियल स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा काम चल रहा है उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि हमें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए इस तरीके से। और एक है गेमिंग चैनल। अपार्ट फ्रॉम डूइंग दी ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, मैं खुद भी गेमिंग करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बाकी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है पढ़ाई के अलावा भी। तो एक है गेमिंग चैनल और एक है मोटिवेशनल चैनल। तो नीचे जाके दोनों चैनल्स को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह उस पर बहुत अच्छी वीडियोज़ आती जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। 300 सब्सक्राइबर होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। आई लव यू ऑल।